नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। इस वीडियो में 50 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 11 मार्च के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को याद करके जरूर जाना। हो सकता है इसी से आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न इसी से देखने को मिलेंगे। तो 100% इससे प्रश्न आएंगे जरूर। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। सबसे पहले 100% प्रश्न आएंगे इस वीडियो से 100% क्वेश्चन आएंगे। और आगे लिखा है क्लास 9th 10th और 11th और 12th इनकी अगले सत्र से तैयारी करने के लिए शुरू हो जाओ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब जो कोई हम अच्छी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम फटाफट वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से मिट्टी है क्या नहीं। इसमें से देखो, काली मिट्टी तो मिट्टी का प्रकार है, पीली मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है, लैटेराइट मिट्टी वो मिट्टी का ही प्रकार है, लेकिन जो सीमेंट है ना ये मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। ठीक है, सीमेंट। और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब जो एक काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, वो किस राज्य में पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसमें से जो अब ऑप्शन सही होने वाला है वो गुजरात, क्योंकि जो गुजरात में है वो काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। कहां पर, पर्वतों पर जो कि मृदा अपरदन का साधन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है हिमनद। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हिमनद होगा। और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। किसमें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो बताएंगे एक बार इसमें से। क्या गहन खेती, इसका ऑप्शन गलत होगा। वनोन्मूलन नहीं होगा, अति पशुचारण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अधिक सिंचाई। ऐसा करना, ऐसा वीडियो को देखना कि बिल्कुल एक ही बार में याद करते चलते जाना, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम वीडियो को ज्यादा देर तक देख सकें। 2 से 3 घंटे तक ऐसा टाइम नहीं बचा है कि वीडियो को देखते रहें। तो इनको याद करते जाओ फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन यहाँ पर देखो नहीं लगा है। अब इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। पवन ऊर्जा तो नवीकरण है, जल भी नवीकरण है, वन भी नवीकरण है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि चाय की खेती किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। तो बताएंगे कि बारिश किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, लैटेराइट मिट्टी। तो जो चाय की खेती होती है वो लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कौन सी सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। तो फटाफट एक बार बताएंगे। पंजाब में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, हरियाणा में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तराखंड में। कहाँ होती सीढ़ीदार खेती, उत्तराखंड में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो बताएंगे एक बार इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खनिज संसाधन। क्या होगा, खनिज संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो इसमें से क्या होगा, बता, क्या लोहा होगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। तो इसमें से पवन ऊर्जा, कौन सा, सॉरी लोहा। क्या होगा, लोहा होगा, क्योंकि लोहा को पिघलाकर बार बार उसको पिघलाएंगे दूसरी चीज बना सकते हैं। तो ये कौन सा, पुनः चक्री कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा एक संभावी साधन है। कौन सा संभावी साधन है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, पवन ऊर्जा। इसके बाद
11 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये वन संरक्षण से संबंधित है। वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो फटाफट एक बार बताएंगे कि किस राज्य में है। तो असम में नहीं होगा, उड़ीसा में नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में पूछा गया भैया, तो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मासिन राम। कहां पर? मासिन राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। यह एक परियोजना चलाई गई थी, वो किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सलाल बांध किस नदी पर बना है? कौन सा भाई साहब? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का, तो किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। इनमें से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल पूछी गई है? इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या चावल नहीं, मोटे अनाज नहीं, कपास नहीं, तो जो चना होगा वो कौन सी रबी फसल है? और चना में वो भी कौन सा चना? काला चना होने वाला है, जो कि रबी की फसल है। कितने क्वेश्चन हमारे? 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी फलीदार फसल कौन सी है? तो दालें इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, क्या? दालें, जो कि क्या है? वो फलीदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, तो बताएंगे एक बार कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जूट। जूट में सबसे ज्यादा रेशे पाए जाते हैं, तो रेशेदार फसल कौन सी? जूट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है? कौन सी भाई साहब? रोपड़ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने गेहूं, चना, गन्ना एंड मूंगफली दिया है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गन्ना। गन्ना जो कि एक ऐसी फसल है, रोपड़ फसल है। क्वेश्चन नंबर 20, झरिया प्रसिद्ध है, जो कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो झरिया जो कि प्रसिद्ध है वो भाई साहब किसके? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? किसका? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है ये सौर ऊर्जा। बाकी तीनों ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो इसका स्रोत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम 11 मार्च के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22 लिखा है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? किसका? पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे एक बार। क्या उत्तराखंड में नहीं होगा? हिमाचल प्रदेश नहीं होगा? तो जो विशाल केंद्र है ना वो पवन ऊर्जा का, वो तमिलनाडु में। कहां पर है भैया? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अगर आ जाता बोर्ड परीक्षा में तो हम लोग बी ऑप्शन पर, मतलब बी ऑप्शन पर नहीं लगा देना। हो सकता है तमिलनाडु यहाँ कहीं मिल जाए, तो जहां आपको तमिलनाडु मिले वहां आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, जो कि प्रसिद्ध किसके लिए? फटाफट एक बार बताएंगे। कौन सा? मुंबई हाई। तो ये जो प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तेल शोधक कारखानों के लिए, मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मुंबई हाई। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल आ गया। इसके बाद 24 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? किसका? ऊर्जा का गैर परंपरागत यहाँ पर लिखा है, तो बताएंगे एक बार इसमें से कौन सा है। देखो, सौर ऊर्जा तो है, पवन ऊर्जा भी है और ज्वारी ऊर्जा, लेकिन जो कोयला है वो गैर परंपरागत नहीं, वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? किसका? एंथ्रेसाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखा एंथ्रेसाइट, इसका जो संबंध है वो किस खनिज से है? तो इसका जो संबंध है वो किससे? कोयला से। किससे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, क्या? कोयला से इसका संबंध है। 25 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कोरबा प्रसिद्ध है। जो कोरबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। जो कोरबा है ना वो प्रसिद्ध किसके लिए? कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग किसका हिस्सा है? बहुसंख्यक वर्ग। तो किसमें? श्रीलंका में। तो तमिल नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा, तो सिंहली। क्या होगा? सिंहली यहाँ पर होगा, जो कि बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? किसमें? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? फटाफट एक बार बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितनी? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला, 28 और 29, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? किसकी? पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 30 नंबर, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कौन से? संघीय राज्य। किसमें? भारत में। तो कितने हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, 28। कितने? 28 हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी? जो कि केंद्र शासित राज्य है ना उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है वो 8 है। कौन कौन से? 8 है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। और अगर जो इसके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश अगर उनके नाम बता दिया ना इस वीडियो में तो समझ लेना उसको 20 में 20 कर लेगा। वो 20 में 20 जितने आएंगे वो कर लेगा। तो इनके नाम जरूर कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे। ठीक है। जितने भी केंद्र शासित राज्य है ना प्रदेश हैं उनके नाम जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है बताएंगे एक बार। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, क्या यह सही होगा? स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, यह सही होगा। बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष पूछा गया है ना, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो फटाफट एक बार बताएंगे कब हुई थी? तो 1885 में। कब हुई थी? तो फटाफट याद करते जाओ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मताधिकार की आयु क्या? किसकी? मताधिकार की। कब तुम वोट डालने के लिए एलिजिबल हो सकते हो? तो जो 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। मतलब जो भी भारत में व्यक्ति रहता है अगर वो 21 वर्ष का, सॉरी इसमें 21 कहां से, मताधिकार पूछा गया ना, मताधिकार, तो यहाँ पर 18 वर्ष होगा। क्या होगा? 18 वर्ष। मताधिकार आपका क्या होगा? 18 वर्ष। मतलब जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, उससे प्लस का हो गया है, वही वोट डाल सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो 18 वर्ष होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, क्योंकि यह, फटाफट एक बार बताएंगे। तो क्योंकि यह क्या है? सभी नागरिकों में समान बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बी नंबर, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही होने वाला है। ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? किस पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है?
तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होने वाला है कौन सा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्या होता है, तानाशाही पर ना लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद 37 नंबर, नेपोलियन की पराजय हुई थी, कब हुई थी, किसकी, नेपोलियन की पराजय यहाँ पर कब हुई थी, तो क्या 1814 में हुई थी, ना जी ना, 1816 में नहीं होगा, 1817 में नहीं होगा, तो 1815 में हुई थी नेपोलियन की पराजय। ठीक है, याद कर लो फटाफट, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, उदारवाद से क्या तात्पर्य है, किससे, उदारवाद से। तो फटाफट एक बार बताएंगे, तो उदारवाद से जो तात्पर्य है निजी संपत्ति का भाव, ये नहीं है, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है, यही सही होगा, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समझ समानता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, किसका, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध भाई साहब किस देश से था, तो वो था किससे, जर्मनी से था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जर्मनी से था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 40, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, किसके एकीकरण में, जर्मनी का एकीकरण है यहाँ पर, इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी भैया, बताएंगे एक बार, तो जो भूमिका थी किसकी थी, ऑटोमान बिस्मार्क की थी, किसकी, ऑटोवान बिस्मार्क की। क्वेश्चन नंबर 41, नेपोलियन संबंधित था, किससे संबंधित था, अभी प्रश्न आया था नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, 1815 में, लेकिन यहां पर पूछ दिया नेपोलियन का संबंध किससे था, तो नेपोलियन का संबंध था किससे, फ्रांस से। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, वियना की संधि कब हुई थी, किसकी, वियना की संधि कब हुई थी, तो फटाफट एक बार बताएंगे, तो वियना की संधि कब हुई थी भाई साहब, 1815 में। और 1815 में क्या हुआ था, क्या हुआ था 1815 में, तो फटाफट यहाँ पर एक बार बता देना, अभी अभी प्रश्न आया था कि 1815 में किसकी पराजय हुई थी, किसकी पराजय हुई थी, तो सभी लोग कमेंट करेंगे किसकी पराजय हुई थी। ठीक है, अभी अभी प्रश्न आया था, ऐसे ही याद होने वाला, बाकी याद नहीं होगा, चाहे तुम लगे रहोगे फिर भी याद नहीं होगा, जब तक रिवाइज नहीं करोगे, तब तक प्रश्न को बार बार देखोगे नहीं, तब तक याद नहीं होगा। तो हमको प्रश्न को अच्छे से देखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है, निम्न नेताओं में से किस एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, गुप्त संगठन कौन सा, यंग इटली बनाया था, किस नेताओं में से, फटाफट एक बार बताएंगे किसने बनाया था, तो जो ये बनाया था किसने, मैथ्सिनी ने, इसी को मेजनी क्या बोलते हैं, मैथ्सिनी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, जब फ्रांस सीखता है ना तो जितना भी यूरोप है उसको क्या हो जाता है, खांसी और जुकाम हो जाता है। तो ये जो कथन है वो किसका है, ये जो कथन है वो किसका है, वो मेटरनिख का है, किसका, मेटरनिख का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी, कब फ्रांस की क्रांति या कब हुई थी, तो जो फ्रांस क्रांति वो 1789 में हुई थी, याद कर लो फटाफट, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, अभी यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, अब आ गया जर्मनी का एकीकरण। दोनों एकीकरण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना आ सकता है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटोमान बिस्मार्क की थी, किसकी, और इटली वाले में किसकी थी, वो फटाफट कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, किसका, निरंकुशवाद का तात्पर्य जो है वो क्या सही होगा, फटाफट इसमें बताएंगे, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, बिल्कुल गलत है, नहीं होता। इसके बाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर अंकुश नहीं होता, बिल्कुल गलत है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ शक्तियों का अंकुश होता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, किसका, किसी का अंकुश नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 48, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, कब, 1789 में पूछा गया, जो कि फ्रांस था ना वो किस प्रकार का राज्य था,
तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो जो राज्य था वो असीमित राजतंत्र कैसा था? असीमित राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 49, ज्यूसेपे मैत्सिनी का संबंध किससे था? ये संबंध है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तैयार करके जाना। किसका? ज्यूसेपे मैत्सिनी का संबंध किससे था? तो ये जो संबंध था इटली के एकीकरण से। किसके? इटली के एकीकरण से। ये वाला प्रश्न आ चुका है पहले इसी वीडियो में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा? निम्न में कौन सा 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? कब? 1804 में। तो कौन सा बताएंगे इसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? क्या नहीं जोड़ा गया था तो बताएं एक बार। तो जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 11 मार्च के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो इतने भी 50 क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ये तैयार करके जरूर जाना। इन क्वेश्चन में से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।